स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक विचारधारा के अंतर्गत एक नया टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं का भूगोल में योगदान। इसके पहले भी मैंने कई वीडियो बना दिए हैं। ओके, भौगोलिक विचारधारा में पढ़ा रहा हूँ तो कई वीडियो आ चुके हैं। उन वीडियो को आप सबसे पहले देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। सीक्वेंस से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इस प्रश्न को देखिए, अमेरिका के भूगोलवेत्ताओं की मुख्य विचारधाराओं को लिखिए। ओके, ये जो क्वेश्चन है कभी कभी 200 शब्दों में पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर आपको 500 शब्दों में ही मिलेगा। ये जो प्रश्न आता है 500 शब्दों में लिखने के लिए आता है और इसके लिए 10 नंबर आपको मिलते हैं। तो ये जो प्रश्न है कई बार आ चुका है, इसलिए मैंने अनसॉल्व से इसको निकाल करके लिखा है। ओके, तो इस क्वेश्चन को जैसे मैं लिखा हूँ ना, ऐसे आपको लिखना है। अगर ऐसे लिखेंगे तो बढ़िया नंबर आपको मिलेंगे। इसमें क्या करना रहता है, देखिए, आपको अमेरिका के कुछ भूगोलवेत्ताओं का नाम लिखना है। उन भूगोलवेत्ताओं के योगदानों को लिखना है कि उन भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल में अपना क्या योगदान दिया, उनकी क्या विचारधारा है। ओके, ये थोड़ा आपको बता देना है। तो जैसे हम कैसे इसकी शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अमेरिका में भूगोल के विकास में विलियम मॉरिस डेविस, कुमारी एलन चर्चिल सैम्पुल, एल्सवर्थ हंटिंगटन, कार्ल ओ सावर, थॉमस ग्रिफिथ टेलर, ईसा बोमेन आदि विद्वानों ने प्रमुख योगदान दिया है। यानी अमेरिका में भूगोल के विकास पर इन विद्वानों ने अपना योगदान दिया, अपनी विचारधारा दी है। ओके, जिनमें विलियम मॉरिस डेविस हैं, कुमारी एलन चर्चिल सैम्पुल हैं, एल्सवर्थ हंटिंगटन, कार्ल ओ सावर, थॉमस ग्रिफिथ टेलर, ईसा बोमेन आदि विद्वान हैं। इन्होंने अपना योगदान भूगोल में दिया है। तो ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं। अब इनके बारे में हम लोग को थोड़ा थोड़ा डिटेल लिख देना है। आगे आपको लिखना है प्रमुख अमेरिकी भूगोलवेत्ता एवं उनके योगदान निम्नलिखित हैं। मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका। ओके, हाँ, तो प्रमुख अमेरिकी भूगोलवेत्ता एवं उनके योगदान निम्नलिखित हैं। फिर इसमें आपको पहली हेडिंग डालनी है विलियम मॉरिस डेविस। ओके, तो ये देखिए, मॉरिस को कहीं मैंने दूसरी तरीके से लिखा है, कहीं दूसरी तरीके से, तो ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। ओके, क्योंकि किताबों में अलग अलग मिलता भी है। तो इसमें आपको लिखना है विलियम मॉरिस डेविस संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख भूगोलवेत्ताओं में से एक थे। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में जितने भी भूगोलवेत्ता थे उनमें से एक फेमस भूगोलवेत्ता थे विलियम मॉरिस डेविस। ये भौतिक भूगोल के प्रणेता थे। अमेरिका में भौतिक भूगोल के एक प्रकार से जनक माने जाते थे। 1894 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था प्रारंभिक जलवायु विज्ञान। ओके, इन्होंने 1899 में सामान्य अपरदन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। विलियम मॉरिस डेविस ने अनेक यात्राएं की तथा क्षेत्रीय अध्ययन पर बल देते थे। यानी कि क्षेत्रीय अध्ययन मतलब किसी क्षेत्र में गए तो वहाँ की जलवायु क्या है, मिट्टी क्या है, उच्चावच क्या है, भौतिक स्वरूप क्या है, ये सब चीज़ें बताते थे। यानी क्षेत्रीय अध्ययन पर बल देते थे। डेविस महोदय ने पृथ्वी की सतह के स्वरूपों के विकास को एक चक्रीय पद्धति के रूप में देखा। इसे इन्होंने 1903 ईस्वी में भू आकृति के विकास की पद्धति के स्पष्टीकरण के रूप में प्रस्तुत किया। अब देखिए, इन्होंने क्या किया, जो पृथ्वी के स्वरूप का विकास है उसको चक्रीय पद्धति के रूप में परिभाषित किया। कैसे, आगे देखिए। उन्होंने बहते हुए जल नदी के कार्यों के परिप्रेक्ष्य में भू आकृतियों के विकास को समझाया। चूँकि जल ही सामान्य रूप से पृथ्वी पर अपरदन का एक प्रमुख कारक है, अतः इसे सामान्य अपरदन चक्र कहा जाता है। डेविस ने इसे भौगोलिक चक्र कहा। इसके अनुसार भौगोलिक चक्र वह अवधि है जिसके अंतर्गत कोई उभरा हुआ भूखंड अपरदन शक्तियों से प्रभावित होकर समप्राय मैदान में बदल जाता है। आप समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए, ये जो हैं डेविस महोदय, ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1894 में, यहाँ पर देख लीजिए, प्रारंभिक जलवायु विज्ञान नामक। फिर 1899 में इन्होंने एक संकल्पना दिया, एक मतलब सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं सामान्य अपरदन चक्र। और सामान्य अपरदन चक्र किसको कहा गया, जल के अपरदन को। यानी जल जो अपरदन काम करता है, अपरदन का मतलब क्या होता है, कोई पहाड़ है या पर्वत है तो नदियाँ जब वहाँ से निकलती हैं तो थोड़ा थोड़ा उसको छीलती रहती, काटती रहती हैं, घिसती रहती हैं ना। धीरे धीरे जो पहाड़ है वो समप्राय मैदान हो जाता है। यानी कि ये जो पहले इस तरह का था अब वो इस तरह का हो गया, तो इसे बोलते हैं अपरदन। यानी कि पहाड़ों का या पर्वतों का, किसी ऊंचे स्थान का कट फट जाना,
छिल जाना, लेवल में हो जाना, बराबर हो जाना, तो यही चीज़ अपर्दन है। यही सिद्धांत इन्होंने दिया था। ओके, और ये जो काम होता है कटना छिलना, बेसिकली इन्होंने जल पर बल दिया कि जल से ही संभव है, क्योंकि जल सामान्य मतलब जल पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो ये जो अपर्दन होता है ये जल से ही होता है, इसलिए इसे सामान्य अपर्दन चक्र के नाम से इन्होंने बताया। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा भी है, भौगोलिक चक्र वह अवधि है जिसके अंतर्गत कोई उभरा हुआ भूखंड, उभरा हुआ यानी जैसे पर्वत पठार, ये उभरा हुआ ना, तो ये अपर्दन शक्तियाँ जैसे जल के कारण अपर्दन होता है, थोड़ा बहुत वायु के कारण भी होता है। ओके, कई मतलब शक्तियाँ हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो अपर्दन होता है सबसे ज़्यादा, वो जल के कारण होता है। तो जो उभरा हुआ भूखंड है वो अपर्दन शक्तियों से प्रभावित होकर समप्राय मैदान में बदल जाता है, ये इन्होंने कहा था। तो इतना कुछ आपको लिख देना है। ओके, बहते हुए जल यानी नदी के कार्यों के परिप्रेक्ष्य में भू आकृतियों का विकास संभव हो पाया है, ये इनके अनुसार। विलियम मॉरिस डेविस, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि भौगोलिक विचारधारा जो प्रश्न पत्र होता है ये अपने आप में आसान भी है और अपने आप में एक कठिन भी है। फिर यहाँ जो दूसरा है 1 मिनट में इसको ऊपर लेकर जाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। दूसरा जो है कुमारी एलन चर्चिल सेम्पुल, इनके बारे में आपको लिखना है। जैसे 20वीं शताब्दी के अमेरिका की प्रमुख महिला भूगोलविद थी, यानी कि ये भूगोलवेत्ता थी लेकिन महिला थी। ओके, यह जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजल की शिष्या थी, यानी कि एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे फ्रेडरिक रेटजल, इनके बारे में भी मैं पढ़ाऊंगा। ओके, तो जर्मन भूगोलवेत्ता थे फ्रेडरिक रेटजल, उन्हीं की शिष्या थी। इन्होंने कई पुस्तकों की रचना की, जैसे अब यहाँ पर कई पुस्तकों के नाम बता रहा है, 3-4 पुस्तक हैं, मतलब 3 पुस्तक हैं बेसिकली, तो इसको ध्यान में रखिए। जैसे इन्होंने कई पुस्तकों की रचना की, जिनमें से पहला जो है अपनी भौगोलिक दशाओं में अमेरिका का इतिहास, ये एक पुस्तक का नाम है। ओके, इसको आपको याद रखना, अपनी भौगोलिक दशाओं में अमेरिका का इतिहास, ये पहली पुस्तक। दूसरा है इनका भौगोलिक वातावरण के प्रभाव, ये दूसरा पुस्तक है। तीसरा है भूमध्य सागर प्रदेश का भूगोल। तो 3 पुस्तक हैं यहाँ पर जिसकी रचना कुमारी एलन चर्चिल सेम्पुल ने की थी। ओके, पहली पुस्तक अपनी भौगोलिक दशाओं में अमेरिका का इतिहास, दूसरा है भौगोलिक वातावरण के प्रभाव, तीसरा है भूमध्य सागर प्रदेश का भूगोल। सेम्पुल ने पर्यावरण निश्चयवाद से अत्यधिक प्रभावित थी, मतलब मैंने आपको निश्चयवाद पढ़ाया था, तो जो सेम्पुल हैं ये निश्चयवाद के समर्थक थी, प्रकृतिवाद, नियतवाद या निश्चयवाद कह लीजिए, उसके समर्थक थी। ओके, इनके अनुसार प्राकृतिक वातावरण मनुष्य के शरीर, भोजन, वस्त्र, मकान तथा क्रियाकलाप को प्रभावित करता है। मनुष्य यंत्रवत प्रकृति के निर्देशों का पालन करता है। इतना ही नहीं, सेम्पुल के अनुसार मनुष्य के विचार, इच्छा शक्ति, बुद्धि, धार्मिक विचार, भावनाएं सब कुछ प्रकृति से प्रभावित होती हैं। इनका प्रमुख कथन था, प्रकृति सर्वोच्च है, मनुष्य कमजोर। तो मैंने आपको नियतवाद पढ़ाया था, उसमें बताया था कि भाई नियतवाद में ये कहा गया है कि जो मनुष्य है वो प्रकृति का गुलाम है, यानी कि मनुष्य का जो भी काम है, विचार है, विश्वास है, भावनाएं हैं, बुद्धि, तर्क, इच्छा शक्ति, कुछ भी है मनुष्य के अंतर्गत, तो उन सब पर किसका प्रभाव पड़ता है? प्रकृति का। ये किनका कहना है? कुमारी एलन चर्चिल सेम्पुल का। क्यों? क्योंकि ये प्रकृतिवाद के समर्थक हैं, और प्रकृतिवाद में मैंने यही बताया था कि जो मनुष्य है वो प्रकृति का गुलाम है, उससे हटकर कुछ नहीं सोच सकता, कुछ काम नहीं कर सकता, और उसी की समर्थक थी कुमारी एलन चर्चिल सेम्पुल, इसीलिए ये सारी बातें कहती हैं। तो अभी तक मैंने आपको 2 भूगोलवेत्ता के बारे में बताया, एक तो आपके विलियम मॉरिस डेविस हैं और दूसरा है कुमारी एलन चर्चिल सेम्पुल। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कॉपी में लिख भी सकते हैं। तीसरा प्रमुख भूगोलवेत्ता है अमेरिका का प्रोफेसर एल्सवर्थ हंटिंगटन। ओके, इनका नाम आपने सुना होगा। हंटिंगटन भी अमेरिका के एक प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक थे एवं जलवायु वैज्ञानिक थे। ये नियतवाद के समर्थक थे। ओके, तो ये भी नियतवाद, यानी जो अभी मैंने बताया कुमारी एलन चर्चिल सेम्पुल जिस सिद्धांत के समर्थक थी, उसी सिद्धांत के, उसी विचारधारा के ये भी समर्थक थे। हंटिंगटन ने संपूर्ण एशिया की यात्रा की तथा अनेक लेख लिखे, यहाँ पर लिखे होगा क्योंकि ये मतलब पुरुष थे, महिला नहीं थे। इनकी प्रमुख रचना एशिया का स्पंदन है, यानी इनकी एक पुस्तक का नाम है एशिया का स्पंदन, इसकी रचना इन्होंने की थी। ओके, एशिया का स्पंदन इनकी प्रमुख रचना है। हंटिंगटन यह विश्वास रखते थे कि मनुष्य
प्रकृति के नियमों के अधीन है। यानी कि अब चूंकि नियतवाद के समर्थक ये भी हैं, तो ये भी वही सारी चीज़ें बताएंगे कि प्रकृति का मनुष्य पर नियंत्रण है और सब कुछ ऐसे होता है। ओके, मनुष्य के सभी सामाजिक क्रियाकलाप प्रकृति के नियमों से संचालित होते हैं। उन्होंने बताया कि उष्णकटिबंधीय जलवायु मनुष्य को आलसी एवं आक्रमण्य बनाती है और वे प्रगति नहीं कर पाते, ये सभ्यता कभी उठ नहीं पाती। मतलब इन्होंने बताया कि जो मनुष्य की आदत है, उसका स्वभाव है, उसका व्यवहार है, उस पर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। जैसे इन्होंने बताया कि जो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, वहाँ के जो मनुष्य होते हैं वो आलसी होते हैं और आक्रमण होते हैं, मतलब काम वाम ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ की जलवायु उन पर प्रभाव डालती, प्रकृति वहाँ पर प्रभाव डालती है, ये इनका कहना था। फिर जो चौथा पॉइंट है आपका काल सावर। अब देखिए, अभी तक मैंने आपको 3 बताए, लेकिन उनमें से 2 जो थे वो प्रकृतिवाद के समर्थक थे, यानी कि कुमारी एलन चर्चिल सैम्पल और हंटिंगटन, ये प्रकृतिवाद के समर्थक थे। लेकिन ये जो हैं काल सावर अमेरिका के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे, ये संभववाद के समर्थक थे। मतलब ये अपोजिट थे उन दोनों के। भाई हंटिंगटन चर्चिल ये कहते थे कि प्रकृति मालिक है मनुष्यों का, जबकि ये कहते हैं ऐसा नहीं है। इनके अनुसार प्राकृतिक तत्वों पर मनुष्य अपने सांस्कृतिक उपलब्धि, तकनीकी ज्ञान आदि के स्तर के अनुसार छाप छोड़ता है। मतलब मनुष्य प्रकृति को प्रभावित करता है। अब इनका कहना अलग है, जबकि जो अन्य 2 थे उन्होंने कहा जो प्रकृति है वो मनुष्य को प्रभावित करती है। इनका वो कहना उल्टा है। ओके, ये कहते हैं कि मनुष्य अपना छाप छोड़ता है अपने ज्ञान और तकनीकी के बल पर। काल सावर के अनुसार मनुष्य अपने विकास की प्रक्रिया में भूदृश्य को बदलता रहता है, जिससे क्षेत्रीय वैभिन्न उभरता है। क्षेत्रीय वैभिन्न मतलब स्वरूप में परिवर्तन। भाई जहाँ पहले पहाड़ था, पर्वत था, जंगल था, वहाँ साफ करके फैक्ट्रियाँ लगा दी गई, वहाँ से सड़कें बना दी गई। तो ये एग्जाम्पल देते हैं कि इसी तरह मनुष्य प्रकृति को प्रभावित करता है। इस प्रकार सावर ने क्षेत्रीय वैभिन्न की संकल्पना को अपनाया। इसके अनुसार प्रकृति मनुष्य को दिशा निर्देश नहीं देती। देखिए, इन्होंने कहा प्रकृति जो है मनुष्य को दिशा निर्देश नहीं देती, बल्कि मनुष्य अपने बुद्धि, तर्क तथा तकनीकी का प्रयोग करके प्रकृति को अनेक बाधाओं के रास्ते से हटा देता है। ओके, यहाँ के होगा, प्रकृति को अनेक बाधाओं के रास्ते से हटा देता है। यानी प्रकृति हमारे कामों में, यानी मनुष्यों के काम में जो बाधा डालती है, मनुष्य उसे हटा देता है अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके, दिमाग का इस्तेमाल करके, तर्क, ज्ञान, तकनीकी का इस्तेमाल करके। 5वां पॉइंट है प्रोफेसर थॉमस ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर भी एक महान भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने निम्नलिखित 3 विचार प्रस्तुत किए। ओके, 3 विचार हैं इनके, 1 2 3। तो देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो इसको सुधार कर लीजिएगा। जैसे प्रजातीय निम्रता, ये निम्रता नहीं है, भिन्नता होगा। ओके, प्रजातीय भिन्नता एवं बालकपन। इन्होंने बताया कि इसके अनुसार नीग्रो का व्यवहार बच्चों की तरह होता है। स्वैत निवासी एक खोजी होते हैं। स्वैत निवासी एक खोजी होते हैं। यहाँ पर देखिए एक पहले आ गया, यहाँ पर निवासी पहले आना चाहिए। स्वैत निवासी यानी कि जो गोरे होते हैं, जिनकी त्वचा गोरी होती है, जैसे यूरोप के लोग, तो ये एक खोजी होते हैं। मतलब यात्राएं करते हैं, खोज करते हैं, आविष्कार करते हैं। इन्होंने बताया पीत निवासी आलसी होते हैं, जबकि जो पीले सागर के आसपास लोग रहते हैं वे आलसी होते हैं। ओके, तो ये इन्होंने बताया, मतलब कि जो है प्रकृति का प्रभाव पड़ता है मनुष्य के स्वभाव पर, व्यवहार पर। जो श्वेत लोग होते हैं यानी गोरे होते हैं, वो दिमागी होते हैं, खोजी होते हैं। जैसे जितनी भी खोजें हुई अक्सर यूरोप के यात्रियों ने ही की। ओके, तो इसलिए इसी आधार पर ये कहते हैं। और जो नीग्रो होते हैं ये बच्चों की तरह होते हैं, मतलब जिद्दी होते हैं। फिर दूसरा इनका जो है विचार है प्रजातियों का प्रवास वर्ग भेद से ग्रसित है। तीसरा इनका विचार है भौमिकी प्रखंड एवं स्तर। इसके अलावा ईसा बोमेन ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ईसा बोमेन भी अमेरिकी भूगोलवेत्ता, मतलब अमेरिका के भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने भी काफ़ी योगदान दिया था। इनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं लिखना, इतना ही लिखना है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। जैसे विभिन्नता की जगह निम्रता लिखा है, एक यहाँ पर पहले होना चाहिए, निवासी बाद में। ओके, सॉरी, निवासी पहले एक बाद में। स्वैत निवासी एक खोजी थे, तो में मिस्टेक हो जाती है, इसको आप समझ सकते हैं, छोटे नहीं हैं।
इसको लिखिए, आप कॉपी में समझिए, याद कीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए आवाज़ हो सकता है थोड़ी धीमी या अलग टाइप की आ रही होगी।